हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार क्लासेस। स्टूडेंट्स, MTE 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, द पॉइंट ए आपको गिवन है बी, और ऐसा एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इट इज पैरेलल टू, ऐसी इक्वेशन लाइन की फाइंड करनी है थ्रू दिस पॉइंट। वो इस पॉइंट से पास आउट होती है और वो लाइन वो पैरेलल है इस लाइन के साथ। किस लाइन के साथ? ऐसी लाइन जो बी और सी पॉइंट को आपस में जोड़ती है। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड करने होंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? बी सी, विच इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी, ओरिजिन से लेकर सी, ओरिजिन से लेकर बी। तो क्या करना होगा आपको? सिर्फ और सिर्फ बी सी माइनस बी करना है, सी के पॉइंट्स को माइनस करना है फ्रॉम बी पॉइंट। आपके पास क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर इक्वेशन ए विच इज पैरेलल टू बी सी, वो उसका फॉर्मूला क्या होगा? आर इज इक्वल टू ए प्लस एल्फा यू। अब ए क्या है? जो ए के पॉइंट थे, कैपिटल ए के पॉइंट थे, वो होगा ए। एल्फा इज स्केलर क्वांटिटी, यू जो अभी आपने फाइंड करा है। तो आप इक्वेशंस में इसमें पॉइंट्स फाइंड आउट करें और जो भी आपके पास आएंगे वो हो जाएगी वेक्टर इक्वेशन। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, अभी प्लेन की फाइंड करनी है जो इन तीन प्लेन पॉइंट से मिलके बनती है। उसके बाद आपको एक पॉइंट ऐसा फाइंड करना है वेयर द लाइन दिस, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट दिस प्लेन। दो क्वेश्चन इकट्ठे आ गए। सबसे पहले हमें इन तीनों के लिए पोजीशन वेक्टर निकालने होंगे। देखिए यहाँ पे जो आई कैप है, एक्स वैल्यू एक्स 0 है तो एक्स आई कैप हो जाएगा, मतलब कि 0 आई कैप, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा, 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। इसी तरह 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 3 के कैप। सिमिलरली दिस पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कौन से पॉइंट होंगे? सपोज कीजिए ये ए था, ए प्लस एस प्लस टी सम, मतलब ये क्या है? जैसे कि पी कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, ये कौन से है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अगर मैं इसे ए मान लूंगी, ये ए है, ये बी है, सी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? यहाँ पे ए प्लस एस बी प्लस टी सी, ये इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको एस और टी एज इट इज, बाकी सारे आपको सब्स्टिट्यूट करने होंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आर क्या है? आर कौन सी है? जो आपको इक्वेशन में गिवन है। अभी यहाँ पे आपको आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी होगी। जब सब्स्टिट्यूट करोगे उसके बाद आपको कंपेयर करने होंगे कोएफिशिएंट, जिससे आपको एस और टी आपको फाइंड करनी है। एस टी अल्फा फाइंड करने के बाद आपके पास ये 3 पॉइंट्स आएंगे। एलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद जो इक्वेशन थी, इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी, उस क्योंकि आपका सेकंड पार्ट क्या है कि आपको वहां वो पॉइंट फाइंड करना है जो कि वो लाइन उस प्लेन के साथ जहां पे इंटरसेक्ट करती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो ये इक्वेशन गिवन है आपको प्लेन की, उसमें एस टी अल्फा, जो भी, अगर यहाँ पे सिर्फ अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए और वो आपके पास पॉइंट पर्टिकुलर आ जाएगा। उसके बाद है लेट ए क्या है? 0 y z, और बी क्या है? x 0 z। एक पॉइंट है जिसमें x y z एक r को बिलोंग करते हैं। आपको ये एक रिलेशन प्रूव करना है। अगर a इज सबसेट ऑफ r3, 3 का रिलेशन है, तो b भी सबसेट है, इसीलिए उन दोनों का सम भी इसका सबसेट होगा। और ये सबसेट है तो ये भी आपको गिवन है कि r इज 3 इज सबसेट ऑफ ए बी। अगर a इज सबसेट ऑफ b एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों सेट इक्वल हैं। तो इसका मतलब ऐसा फाइंड कर लीजिए कि ए बी सी कोई ऐसा पॉइंट है जो R3 को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी सी इज इक्वल टू दीज पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको इस रिलेशन से मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करनी है, टू प्रूव। ये प्रूव हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वल आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये रिलेशन है कि a प्लस बी आपने निकाला, इट इज अ सबसेट ऑफ R3। अब आपको निकालना है R3 इज अ सबसेट ऑफ a प्लस बी। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स आपने लिए हैं a b c, और रिलेशन फाइंड करने के बाद उसका सबसेट दिखाना है आपको। उसके बाद R2 consider the two bases B1 B2. Find the coordinates of the following vector R2 relation to both B1 and B2 with this point. 1 2 के लिए निकालना है, फिर 1 2 के लिए अगर पॉइंट विद B1 एंड B2 दोनों निकालने हैं, वो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका सीधा सीधा बेसिस हो जाएगा। कंसीडर द बेसिस E1 E2 E3 गिवन है ओवर C। फाइंड डुअल बेसिस ऑफ E1 E2 E3। एनी एलिमेंट ऑफ C विच इज इक्वल टू V, सपोज कर लीजिए वो है Z1 Z2 Z3, जो बिलोंग करेगा उसी C को जिसको ये E1 E2 E3 कर रहे हैं। क्योंकि E1 E2 E3 बेसिस हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इस इक्वेशन को किस रिलेशन के साथ लिखोगे? अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस अल्फा 3 E3।
अब ये पॉइंट्स आप कैसे फाइंड, ये रिलेशन आप कैसे निकालोगे, दोनों का सम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, 2 3, तीनों पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं जो कि किसके इक्वल है, Z1 Z2 Z3। इसका मतलब Z1 आपके पास इसके इक्वल है, Z2 ये है, और Z3 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो आपने कंपेयर करा, उसके बाद आपको क्या करना है, डुअल बेसिस एफ ऑफ Z1 Z2 Z3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तीनों आपने फाइंड करें। उसके बाद आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको हिंट दे रही हूँ क्योंकि जब इसको चैप्टर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले यूनिट में नहीं करे गए हैं, तो इसीलिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है तो पूरा का पूरा रिलेशन आपको समझाना पड़ेगा, पूरा यूनिट आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे टाइम कम है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ हिंट दे रही हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चंस किए होंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। लेट टी फ्रॉम R टू R3, और S जो है वो R3 से R2 में जा रहा है, तो आपको S ऑफ T एंड T ऑफ S दोनों फाइंड करने हैं। वो तो आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करे हुए हैं। जस्ट आपको T ऑफ S से स्टार्ट करना है, आपके पास आंसर डायरेक्ट T ऑफ S निकलेगा। अगर निकलेगा तो आप इक्वल लिखेंगे, अगर नहीं निकला तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल। नेक्स्ट, दो आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं, 2/2 का रिलेशन है, आपको XYZ फाइंड करना है। क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, A11 इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होगा। इस एलिमेंट जो A1 2 की पोजीशन पे है वो इस एलिमेंट की A12 पोजीशन के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज इक्वल टू X और 0 इज इक्वल टू Y, 2 इज इक्वल टू Z, 3 इज इक्वल टू 3। तो आपको XYZ फाइंड करने थे, आंसर मिल गया। उसके बाद आपको T ऑफ B डिस्क्राइब करना है। T ऑफ E1 E2 E3 ये कैसे निकालोगे आप, T ऑफ E1 क्या होगा, 1 इंटू E1 प्लस 2 इंटू E2 प्लस 3 इंटू E3, लिख लिया। उसके बाद T ऑफ E2 क्या लिखोगे, 2 इंटू E1 3 इंटू E2 प्लस 1 इंटू E3। सिमिलरली 4 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E1 प्लस 2 इंटू E1, ये तीनों निकल गए। R3 इज इक्वल टू X इंटू E1 प्लस Y इंटू E2 प्लस Z इंटू E3। ये सॉल्व करने के लिए इसका मतलब क्या होगा, T ऑफ E1 आपने फाइंड करना है, X और Y और जो Z तीनों चीजें हैं, तीनों क्वांटिटीज हैं, वो आपने बाहर निकाली, स्केलर क्वांटिटीज। उसके बाद आपको क्या करना है, X T E1 क्या है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। T E2 क्या है, ये रहा, सब्स्टिट्यूट करें। T E3 सब्स्टिट्यूट करा। इन सभी में से आपको E1 E2 E3 कॉमन निकालने हैं, और बाकी जो ब्रैकेट में पॉइंट्स आते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, T ऑफ B बेसिस। फाइंड सम ऑफ दिस एंड दिस, दो मैट्रिक्स का सम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का सम विद फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का सम विद सेकंड एलिमेंट। ये पोजीशन हो गई A11, ये पोजीशन है A11, दोनों का सम करोगे सेम पोजीशन का, A12 का A12 के साथ, A21 का A21 के साथ, A22 का A22 के साथ, जो भी आंसर आएगा वो आपका सम का आंसर हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जितने भी रोज होती हैं वो सारी कॉलम बन जाती हैं, जितने भी कॉलम होते हैं वो सारे रोज बन जाते हैं, वो सारे रोज बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करा आपने, जितने भी ये है कॉलम थे, सॉरी रोज थे, वो सारे क्या बन गए यहाँ पे कॉलम, जो कॉलम थे वो बन गए रोज। तो ये क्या थी, रो थी 109, ये क्या बन गई कॉलम, 259, सेकंड रो क्या बन गई, सेकंड कॉलम। ये होता है ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए यह क्या है 1, जहां पे भी आपका इमेजिनरी पार्ट है आपको सिर्फ उसका आंसर चेंज करना है, मतलब उसका साइन चेंज करना है, और उसके साथ साथ उसका ट्रांसपोज भी करना है। मतलब कि आप क्या करें, साथ के साथ पहले तो आप ट्रांसपोज कर दें, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा लगा होता है, वो वाली टर्म आपको उसका साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जैसे कि यहाँ पे आयोटा था, ठीक है, आपने क्या कर दिया, माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा था, आपने लिख दिया 2 माइनस आयोटा। उसके बाद -3 -2 आयोटा है, आपने क्या दिया, माइनस का प्लस कर दिया। ट्रांसपोज नहीं, डायरेक्ट आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। नेक्स्ट है A और B आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है AB, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम,
दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, ये आ गया सारा, मतलब 1 इंटू 2 ये लिखा, 0 इंटू 3 थर्ड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट का रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसके साथ तीनों, फिर इसकी बारी आ जाएगी, ये जो सेकंड रो है वो इस तीनों के साथ, फिर ये जो है तीनों के साथ। ये आपने +1 में करा हुआ है, +2 में करा हुआ है, तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, सॉल्व करके लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है ए बी फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको सेम क्या करना है, फर्स्ट का रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, सिर्फ प्लस माइनस जो भी मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। इफ ए बी इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इफ बी, तो ये कैसे होगा, अगर ये जो पॉइंट्स हैं ये a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो b आपके पास 1 -1 0 और 1 आ जाएगा। ये तभी होगा अगर a b इज इक्वल टू b, a है मतलब कि आइडेंटिटी है। a इनवर्स आपको क्या फाइंड करना था, a इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के बहुत तरीके हैं। अगर आपको मैट्रिक्स एक गिवन है तो आपको एडजॉइंट करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके उसको डिवाइड करना है। अदरवाइज यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, फिर आपको बोला गया है कि इनवर्स फाइंड करें, उसके लिए मेथड अलग है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो आंसर है कैसे ढूंढा है वो स्टेप वाइज लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे रोज चेंज करनी है, प्लस माइनस मतलब कि इसको 0 करना है, किस किस एलिमेंट को 0 बनाना है। वो मैट्रिक्स का आपको पता है कि कैसे ऑपरेशंस लगाते हैं, रो वाइज ऑपरेशन लगा के उसके बाद आंसर निकालना होता है। सॉल्व द सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये भी जो भी आपके पास गिवन है इसका सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाएं, ax इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद रो रिड्यूस्ड फॉर्म जो भी अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में करा था सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करके वही रिड्यूस्ड फॉर्म बना के उसके बाद आपको इसके इक्वल करनी है जिसमें आपको x y z निकालनी है, आपके पास बेसिस आ जाएंगे। मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में, अगर यहाँ पे देखिए 0 कहाँ पे है, 0 है 3 2 पोजीशन पे। अगर 3 2 पोजीशन पे 0 है तो आपको a3 2 फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बाकी क्या बचे a3 1 a3 3 a3 4, क्योंकि a3 2 ऑलरेडी 0 है। a3 1 कैसे फाइंड करना है, ये आपके पास है 3 1 पोजीशन, ये पूरा छोड़ दें कॉलम, ये पूरी रो छोड़ दें, क्या बचा आपके पास -2 0 2 1 0 -1 1 -3 1, ये आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट आपको +2 में भी आपने किया हुआ है, मैं फिर भी बता देती हूँ क्या होता है। पहले -1 होता है, उसके बाद इसकी पोजीशन क्या है, आप किसके साथ कर रहे हो, यहाँ पे आप कर रहे हो इस रो के साथ, इस रो के साथ कर रहे हो। इसकी पोजीशन क्या है, a2 1 2 + 1, क्योंकि ये इसकी पोजीशन है 2 1 तो इसलिए लिख दिया 2 + 1। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन क्या है 1, इस पे 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे 1 लिख दिया। ये पूरा कॉलम छोड़ दें, ये पूरा रो छोड़ दें, ये जो दोनों बचे हुए हैं यहाँ पे लिख दिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस फिर से वही पूरा प्रोसीजर -1 पावर। अब ये पोजीशन कौन सी है, 2 + 2 2, तो इसका मतलब 2 + 2 i + j, 2 + 2 इंटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ 0 0, ये भी छोड़ दें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम छोड़ दें, ये दोनों बचे लिख दिए। ऐसे ही मल्टीप्लाई माइनस दिस, सेम ऐसे ही किया, ये आपने +2 में किया हुआ है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही 3 निकाला, 3 4 निकाला, फिर टोटल कर दिया। उसके बाद है आपके पास इनवर्स फाइंड करना है। इस बार देखिए सिर्फ एक मैट्रिक्स गिवन है, क्या करोगे आप, एक्सपेंडिंग बाय सेकंड रो के साथ एक्सपेंड करने के लिए क्यों करा आपने, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकालिए, एडजॉइंट निकालिए, डिवाइड कर दीजिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकाला, अभी जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, इस रो के साथ करा है तो ये भी 0, क्यों इस रो के साथ करा, क्योंकि इसके 2 एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 के साथ करना पड़ेगा। इसकी पोजीशन है 2 2, तो क्या लिखिए -1 पार 2 + 2 और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये छोड़ा, ये सिर्फ यहाँ पे लिख दिया, cos × cos, माइनस साइन × माइनस साइन।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। एडजॉइंट फाइंड करा, डिवाइड कर दिया, क्रैमर रूल लगाया, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स, एक्स क्या होता है जितने इसके वेरिएबल होते हैं, बी क्या होता है जो इसके इक्वल में लिखा होता है। उसके बाद आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे टी आई माइनस ए। टी क्या होता है, टी एज इट इज, आई क्या होता है आइडेंटिटी। अगर यहाँ पे 4x4 है तो 4x4 का आप आइडेंटिटी लिखें माइनस ए। उसके बाद λ1 λ2 निकाल लीजिए, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसके 2 आइगन वैल्यूज आएंगी। आइगन वेक्टर पूरा आपको स्टेप लिखा हुआ है, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केले हैमिल्टन थ्योरम, वैसे ही आप पहले आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू निकालें, उसके बाद आपको इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट मतलब ट्रांसपोज लेकर। उसके बाद मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन बना देनी है। दिस इज केले हैमिल्टन थ्योरम। मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए एफ ऑफ टी, वही आपको क्या करना है, ए आई माइनस टी आई माइनस ए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए, ये तो ए माइनस आई हो सकता है, या फिर ए माइनस 2 हो सकता है, ए माइनस 2 हो सकता है, 2i, वही यहाँ पे लगाया गया है। ए यहाँ पे ए लिखा, ए माइनस आई मतलब ए माइनस आई मतलब कि 1 माइनस करा गया, इसमें से 1 माइनस करा 4 आ गया। जहाँ पे टी है वहाँ पे आपने 1 माइनस करा, क्योंकि यहाँ पे 1 आई है ना, तो 1 माइनस करा, इसमें से 1, इसमें से 1 माइनस करा, इसमें से 1 माइनस करा, बाकी एज इट इज। इनटू इसमें से 2 माइनस करा, इसमें से 2 माइनस करा, इसमें से 2 माइनस करा, देखिए यहाँ पे बाकी सारा एज इट इज। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके मिनिमल पॉलिनोमियल होंगे। आपको 0 फाइंड करना है, अगर 0 आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल है, मिनिमल है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, W1 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, W2, उसके बाद इसी को यूज करके W2 निकालना है, जिसमें से आपको ये निकालने के लिए इंटेग्रेशन लेना होगा। इसको फिर इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपके पास ये वैल्यू आ गई। W3 निकालने के लिए आपको यहाँ पे 1 पावर थी और यहाँ पे आपको 2 पावर, यहाँ पे t है, यहाँ पे t स्क्वायर। बस आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का ये फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। शो दैट दीज मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनली सिमिलर, तो P लेट कर लीजिए, क्या होता है, मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल्स टू P ट्रांसपोज इनटू अदर मैट्रिक्स इनटू P, ये होता है ऑर्थोनॉर्मल सिमिलर के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी P आपको यहाँ पे गिवन है उसका ट्रांसपोज लेना है, यहाँ पे लिखा P, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ले लिया। इन दोनों को ये नहीं लिखा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये एज इट इज, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, फिर इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये देखिए इक्वेट किया। यहाँ पे आपको ABCD निकालने हैं 4 पॉइंट्स। ABCD निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस यही आपका यहाँ पे काम है ये सॉल्व करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ MT2, यहाँ पे जो यूनिट्स स्टार्टिंग की यूनिट मैंने सॉल्व नहीं करी हैं, क्यों, क्योंकि उसके लिए 1 और 2 यूनिट के लिए, मतलब फर्स्ट जो यूनिट है वो नहीं की गई है सेट्स, क्योंकि वो लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी दी गई है। वो आप वहाँ पे उस पर विजिट करके पूरा का पूरा लेक्चर समझ सकते हैं, आप पूरे क्वेश्चन समझ सकते हैं। ये सिर्फ हिंट था, उसमें डिटेल में बताया गया है, और ये सिर्फ आपको हिंट बताया गया है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। इसके रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएंगे, यही वैल्यू होगी, यही मैट्रिक्स होगा, चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही आते हैं। तो आप ये कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया, मैथमेटिक्स में आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर 2+2 की बजाय 5+2 भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट वही होता है, सम ही होता है, लेकिन वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका एग्जाम है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।